कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो है को डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, देखो मैं बोला था इनकम्प्लीट, अब बोलने जा रहा था कंप्लीट डोमिनेंस, है ना। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बायोलॉजी को रटाता नहीं हूँ, क्योंकि हमें रटने और रटाने पर भरोसा ही नहीं है और समझाने की पूरी गारंटी है ना। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है सह प्रभाविता। क्या है? सह अपूर्ण, पहले अपूर्ण पढ़ते हैं, है ना। पहले को डोमिनेंट नहीं पढ़ते हैं, पहले इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अपूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो, हमने डोमिनेंस पढ़ा था, हमने प्रभाविता पढ़ा था। प्रभाविता पे हमने क्या देखा कि जो प्रभावी लक्षण होता है ना, F1 पीढ़ी में वही अपना प्रभाव दिखा पाता है, वही अपना प्रभाव दिखाता ही है। और जो अप्रभावी रहता है वो अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाता, वो चुपचाप बैठा रहता है, पीछे छुपा रहता है ना। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंट के हिसाब अनुसार क्या है कि F1 पीढ़ी में वही लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त करेगा जो प्रभावी होगा। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण होते हुए भी छिपा रहता है, यही होता है मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? ये मेंडलवाद के विचलन है ना। जैसे मेंडल ने अपना नियम दिया, इसके विपरीत है, ये मेंडल के नियम को फॉलो ही नहीं करते हैं, है ना। ये सब मेंडल के नियम को अनफॉलो करते हैं। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि मेंडल के नियम के अनुसार, ठीक है, मेंडल जब अपना नियम दिए उन्होंने बताया कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी, ठीक है, क्या बोले कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी के जो विकल्प हैं वो एक दूसरे पर क्या हो रहे थे, तो एक दूसरे पर वो प्रभावी हो रहे थे, है ना। मेंडल का जो नियम था, लंबा पौधा था और बौना था, ठीक है, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। ठीक है, जो जनरेशन बन रही थी वो कौन सी बन रही थी? सभी लंबे पौधे आ रहे थे हमको। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? सबसे पहले आप इस पॉइंट को लिखेंगे या फिर आप समझ गए होंगे कि मेंडल के नियम के अनुसार एक जोड़ी युग्म विकल्पी में एक विकल्प दूसरे पर प्रभावी हो रहा था, है ना। एक विकल्प दूसरे पर प्रभावी हो रहा था। यहां पर जो लंबा पौधा है वो प्रभावी हो रहा था, ठीक है, एक विकल्प दूसरे विकल्प पर प्रभावी हो रहा था। ठीक है, ये मेंडल का प्रभाविता का नियम है। ठीक है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, या फिर कुछ पौधों में क्या होता है? तो कुछ पौधों में यह देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में दोनों विकल्पों के गुण के अतिरिक्त तीसरा गुण भी प्रकट हुआ। ठीक है, क्या देखा गया अपूर्ण प्रभाविता में कि कुछ पादपों में यह देखा गया, आप इसे लिख सकते, नोट डाउन कर सकते, कि कुछ पौधों में यह देखा गया कि F1 पीढ़ी में दोनों युग्म विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा गुण भी प्रकट हुआ। इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, क्या देखा गया? दोनों युग्म विकल्पी के अतिरिक्त तीसरा गुण भी प्रभावित हुआ। ठीक है, तीसरा गुण भी प्रकट हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। आप एक पौधे का नाम आपको यहां पे याद रखना होगा, स्नेप ड्रैगन, है ना। एक पौधा है, इन खत्म हो गई, स्नेप ड्रैगन इसमें है शायद। स्नेप ड्रैगन, इसको बोलते हैं स्वान पुष्प। ठीक है, जो स्नेप ड्रैगन का जो मतलब पौधा होता है वो एक होता है लाल, एक होता है सफेद। ठीक है, तो स्नेप ड्रैगन का हमने लिया लाल पुष्प, ठीक है, लाल पुष्प वाला पौधा, और फिर हमने लिया सफेद पुष्प वाला पौधा, क्योंकि मेंडलवाद को गलत करना था, है ना। और आपको पता है कि अगर आप गलती किसी की बताओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताओगे, है ना।
बिल्कुल मंझा के बताओगे। और किसी की अच्छाइयाँ बताने को कह दूँ कि बताओ उसकी अच्छाइयाँ क्या है, तो नहीं बता पाओगे, है ना। गलतियाँ हमको तुरंत पता चल जाती है कि बताओ तुम्हारे मम्मी की गलती क्या है। तुम बताओ यार मम्मी दिन भर डांटती रहती है, बताओ पापा की गलती क्या है। अरे पापा तो फ़ोन चलाने ही नहीं देते हैं। पापा हमारे हैं उल्लू। जो गुड्डू के पापा है ना बहुत अच्छे हैं वो, उसको फ़ोन नया फ़ोन दिला दिए, है ना, समझ रहे हो। और जो बबली है ना, बबली की मम्मी इतनी अच्छी कि बैठ के साथ में फ़ोन चलाती हैं, है ना। गलती तुरंत बता दोगे, लेकिन बबली को कूटती भी हैं बाद में, समझ रहे हो। बबली खूब कूटती हैं। अब भैया किसी के नाम हो तो गुस्सा मत हो ना, ठीक है। तो इसमें क्या था, स्नेप ड्रैगन का जो पुष्प था, इसमें देखा गया कि लाल पुष्प वाला पौधा लिया, ठीक है, कैपिटल आर। सफेद पुष्प इसका स्मॉल हो जाएगा। वहां पर जब इसका क्रॉस करवाया, ठीक है, इसके युग्मक अलग हुए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, बिल्कुल सिंपल है। क्रॉस करवाओ, इस आर से इन दोनों को मिलाओ, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस आर से इसको मिलाओ, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इससे इसको मिलाओ, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इससे मिलाओ, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। जो यहां पर ये कौन सी पीढ़ी है, तो ये F1 पीढ़ी है ना। ये फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है। और F1 पीढ़ी में जो हमें ये पौधे प्राप्त हो रहे हैं, ये कैसे पौधे हैं, तो ये पौधे लाल नहीं हैं, लेकिन मेंडल के नियम के अनुसार ये पौधे लाल प्राप्त होने चाहिए था, लेकिन ये पौधे लाल नहीं प्राप्त हैं मेरे दोस्त, ये पौधे प्राप्त हैं गुलाबी। कैसे पौधे प्राप्त हैं, गुलाबी पौधे प्राप्त हैं। लेकिन मेंडल का नियम तो कहता है ना कि लंबा और बौना पौधों को जब क्रॉस कराओगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ लंबा पौधा ही दिखेगा, क्योंकि लंबा प्रभावी है। यहां पर भी लाल को प्रभावी होना चाहिए था ना। तो सभी पौधे लाल दिखते हैं हमको, लाल लाल दिखते हैं, बिल्कुल लालिमा जैसे, जैसे बंदर का मुंह लाल है ना। लड़कियां जब लिपस्टिक लगा लेती, खूब ढेर सारा मुंह में पोत लेती हैं तो बिल्कुल लाल हो जाती हैं, है ना। ढेर सारा क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तो हमें लाल पौधा भी मिलना चाहिए था ना, लेकिन इधर तो मिल गया गुलाबी। गुलाबी मिला तभी तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, अपूर्ण प्रभाविता है, यानी कि ये प्रभाविता नहीं है, ठीक है, ये प्रभावी नहीं है, ये अपूर्ण प्रभावी है। क्या है भैया, अपूर्ण प्रभावी है ये, ठीक है। यानी कि ये इसमें से, अच्छा इसमें प्रभावी कारक बताओ कौन है, तो आप बोले ये है प्रभावी, ठीक है। सफेद क्या है, आप बोले अप्रभावी। सेम टू सेम इसमें भी यही था, लंबा था प्रभावी, बौना था अप्रभावी। और जो F1 पीढ़ी में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जो बचवा पैदा हुआ वो हुआ प्रभावी। इसमें जो बचवा पैदा हुआ वो तीसरा लक्षण आ गया, है ना। लाल और सफेद मिलकर के बना दिए गुलाबी बच्चा, गुलाबी पौधा। यानी कि इसमें जो कैपिटल आर का कारक है, कैपिटल आर जो कारक है, ठीक है, क्योंकि मेंडल ने इनको क्या बोला, इनको बोला कारक। क्या है, कारक, ठीक है, फैक्टर का नाम दिया, समझ रहे हो। और इसको जीन किसने बोला, तो 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जोहानसन, ठीक है, उन्होंने इन्हीं कारकों को जीन का नाम दिया कि भैया ये कारक मेंडल बोल रहे थे ये जबकि जीन है। जब मेंडल इनको कारक बोल रहे थे तो लोग पता क्या बोलने लगे, लोग बोलने लगे मेंडेलियन कारक। किसकी बात कर रहे हो, मेंडेलियन कारक की। किसकी कर रहे हो, मेंडेलियन कारक की। तो सब लोग बोलने लगे मेंडेलियन कारक, मेंडेलियन कारक। जब इतने लोग बोलने लगे तो फिर आगे काम ही चलने लगा, सब लोग में ही क्या बोलने लगे। तो मेंडेलियन कारक थे, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो जो कैपिटल आर कारक है वो स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, है ना। क्या होता, कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्ण प्रभावी नहीं हो रहा, ठीक है। कि जो कैपिटल आर का जो कारक है वो स्मॉल आर के कारक पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो, हमने देखा ये इसका जीन है कैपिटल आर का, ये स्मॉल आर का जीन है, ठीक है। तो कैपिटल आर ने जब जीन डीएनए है प्रोटीन बनाया तो लाल कलर की प्रोटीन बनाया, ठीक है।
तो लाल कलर की प्रोटीन तो बना लिया ये, लेकिन कम मात्रा में लाल कलर की प्रोटीन बनाया, कम लाल थी, है ना। इसने बोला कि सफेद, ये सफेद प्रोटीन मत बनाना, तुम कुछ करना नहीं, मैं जो बोलूंगा वही करना, तुम खाली ऐसे चली जाओ, चुपचाप लौट जाओ। सफेद बोली देख मैं लोटू उटूंगी नहीं, मैं भी अपना बनाऊंगी। तो उसने भी अपना सफेद बनाने लगा, तो क्या हो गया, गुलाबी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो लंबा वाला कारक था ना, बौने से बोला देख अगर तू प्रकट हुआ ना तो तुझे बहुत मारूंगा, उसे डरवा दिया बौने वाले को। तो बौना वाला प्रकट हुआ ही नहीं। बौना वाला बोला भैया साहब लंबे वाले को आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो लंबा वाला बोला देख मेरे साथ तू रहना, ठीक है, लेकिन मुझे साहब साहब करते रहना, मेरे पीछे चुपचाप छुपे रहना, ठीक है, जहां मिल जाओ मेरे पैर छूना, मेरा पैर दबाना, ठीक है, तू अप्रभावी है मैं प्रभावी हूं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे प्रभावी था। लेकिन यहाँ पे जो सफेद था वो बोला अपन नहीं दबे उबेगा, अपन अपने मन से करेगा ठीक है। तो ऐसे चल के गुलाबी चल गया। फिर देखो मेंडल का दूसरा नियम पढ़े हो ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या था, इन दोनों का F1 पीढ़ी से प्राप्त जनरेशन का जब आपस में स्वपरागण कराया, ठीक है, तो जो लक्षण थे, लक्षण फिर 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले, किसमें, F2 पीढ़ी में, ठीक है। करवा के देखते हैं इधर, आओ देखते हैं। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर मेल है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल है, मिलाओ इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको मिलाओ, कैपिटल, ये 3:1 नहीं है भैया, मेंडल के पृथक्करण के नियम में 3:1 हो रहा था ना। इसको मिलाओ कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे इसको मिलाओ कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे इसको मिलाओ स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो ये पौधा कैसा है, ये पौधा है लाल, ये पौधा कैसा है सफेद, ये पौधे कैसे हैं, ये हैं गुलाबी। यानी कि यहाँ पे हमें 3:1 का लक्षण देखने को मिला। एक सिर्फ लाल पौधा मिला पृथक्करण के नियम में, और दो हमें गुलाबी पौधे देखने को मिले, और एक हमको सफेद पौधा देखने को मिला, ठीक है। मेंडल का नियम सही था, लेकिन कुछ पौधे, कुछ चीजें मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रही थी। जो फॉलो नहीं कर रही थी उन सभी को फेंक दिया गया, डाल दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता देखो नाम ही है ना, अपूर्ण, अपूर्ण मतलब पूरी तरह से पूर्ण नहीं, अपूर्ण प्रभाविता। जो प्रभावी है, जो प्रभाविता है वो अपूर्ण है, पूरी नहीं है। अगर पूरी होती तो मेंडल का प्रथम नियम ना हो जाता, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताओ अगर ये चीजें पूरी होती तो मेंडल का प्रथम नियम हो जाता, लॉ ऑफ डोमिनेंट हो जाता। तो ये था अपूर्ण प्रभाविता। अब हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, है ना। पेशेंस बना के रखियो, ये टॉपिक है खतरनाक है। हट जाता हूं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मिटाता हूं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता, जिसको बोलते हैं को डोमिनेंस। अब ये सह प्रभाविता क्या होता है ना, थोड़ा सा ये भी नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आज तक हमें समझ नहीं आया है ना। को डोमिनेंस, अच्छा पता है ये जो मेंडल के नियम थे ना, इनको मैं 10th में पढ़ा, फिर इनको 12th में पढ़ा। अब या तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे टीचर सही नहीं थे, या कह सकता हूँ कि मैं सही नहीं था, मैं पढ़ा ही नहीं, है ना। मैं अपने मस्ती में चला था, मस्ती कर रहा था खूब, है ना। तो जब चीज़ें मैं पढ़ा नहीं तो फिर हालत ख़राब थी, समझ ही नहीं आई थी। फिर जब मैं पिछले सेशन पढ़ा रहा था ना, तब मेरे को समझ आया कि यार इसे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, चीज़ें याद होने लगी, रिकॉल होने लगी, है ना। तो देखते हैं सह प्रभाविता क्या होता है ना। सह प्रभाविता मतलब ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है ना। सह प्रभाविता में क्या होता है, ये ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी, ठीक है, दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। दोनों जनक कैसे, जैसे लंबा है बौना है ना,
तो लंबा बौना जब आपस में क्रॉस करेंगे तो जो तीसरा F1 पीढ़ी में जो जनरेशन मिलेगी वो लंबा और बौना से बिल्कुल मिलती जुलती रहेगी, ना ही वो लंबी रहेगी ना ही वो बौनी रहेगी, है ना। यही होता है सह प्रभाविता, बिल्कुल सिंपल है ये, है ना। ये एक थोड़ा सा काम है, एक सेकेंड। चलिए, तो इसका मैं एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, सह डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंस को सह प्रभाविता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। देखो, सांड और एक गाय है ना, इनके बालों के रंग के, जो बाल का इनका रंग है, ठीक है, उन्हीं के जो जीन के जो एलील हैं उन्हीं के हिसाब से सह प्रभाविता का एक एग्जाम्पल है। देखो, जैसे एक हमारे पास सांड है, एक गाय है, ठीक है। अब इनके बालों के, ठीक है, बालों के आधार पर, ठीक है, बालों के जीन के युग्म विकल्पी के आधार पर ये आपका एग्जाम्पल है ना। हमारे पास एक लाल बालों वाला सांड है, ठीक है, ये सांड का बाल कौन सा है, लाल, ठीक है, कौन सा है, लाल। इसलिए जो सांड को जिस एलील से हम लोग प्रभावी दिखाएंगे कारक से, तो लाल का कारक है R1 और R1। और जो हमारी गाय है वो सफ़ेद बालों वाली गाय है, कौन सी, सफ़ेद बालों वाली गाय है ना, बिल्कुल सीधी साधी, ठीक है। इसको हमने दिखाया R1 और वो सॉरी R2 और R2 से, ठीक है। जैसे हम लंबे को दिखा रहे थे कैपिटल T से स्मॉल t से, है ना। तो R1 क्या है, जो R1 है वो जो बालों के जीन के जो एलील हैं वो लाल और भूरा रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है, R1 लाल और भूरा रंग। और जो R2 है वो सफ़ेद जीन का एलील है, क्या है, वो सफ़ेद रंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो हमारा सांड है वो लाल वाला है ना, बिल्कुल लाल लाल उसके बाल हैं, ठीक है, गाय के बाल सफ़ेद हैं। अब हम करवाते हैं क्रॉस, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बचवा पैदा हुआ है वो बचवा कौन से कलर का होगा, है ना। अब हम खेल समझो, खेल यहीं पे शुरू करते हैं, है ना। इसके युग्मक को आधे आधे करो, R1 R1, इसके युग्मक को आधे आधे करो, R2 R2। फिर ये क्या है, ये है F1 पीढ़ी, ठीक है, मिलाओ इसको, R1 R2, ठीक है। फिर इससे इसको मिला दो, R1 R2, ठीक है। फिर इससे इसको मिला दो, R1 सॉरी इससे नहीं, इससे तो एक बार मिला ही चुके हो ना, इससे मिला चुके, इससे मिला दो, फिर इससे इससे मिला दो, R1 R2। किरण आरेख खींच लेना, ठीक है, किरण खींचना जानते हो आप लोग। ये है F1 पीढ़ी, है ना, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो इसको संतान मिली, जो यहाँ पर है ना सांड, और इसमें से आधे सांड होंगे और आधी गाय होंगी। तो इसमें से जो सभी पैदा हुए बच्चे वो सभी पैदा हुए चितकबरे, कैसे, तो वो सभी पैदा हुए चितकबरे संतान मिले, है ना, सभी चितकबरे संतान, 100% कौन सी संतानें देखने को मिली, चितकबरी, ठीक है। चितकबरी क्या है, मतलब कहीं पर लाल है और सफेद है, लाल और सफेद का मिश्रण मिल गया, ठीक है। जब लाल बालों वाले सांड का संकरण सफेद बालों वाली गाय से कराया तो F1 पीढ़ी में वही लक्षण मिल गया, है ना। इसी को बोलते हैं सह प्रभाविता। डिफिनीशन क्या है, F1 पीढ़ी ये है, दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है, ठीक है, दोनों जनकों से ये मिलजुल रही है। अब क्या होता है, अब मेंडल का जो सेकंड नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, उसका आपस में मेंडल स्वपरागण करा दिए थे, ठीक है। तो हम लोग इसका ये नर है ये मादा मानते हैं। अब इसका स्वपरागण कराते हैं, युग्मक अलग करो R1 R2, फिर इसको अलग करो R1 R2, ठीक है, मैच कराओ, इससे इसको मिला क्या बना R1 R1, फिर इससे इसको मिलाओ क्या बना R1 R2, फिर इससे इसको मिलाओ क्या बना R1 R2, फिर इससे इसको मिलाओ क्या बना R2 R2। एग्जाम्पल देखो, ये क्या है,
R1 और R1 यदि लक्षण दिख रहा है तो R1 क्या है? तो आपने बोला भैया R1 मतलब लाल, उसका बाल कैसा है? लाल बालों वाला वो सांड है, ठीक है। तो ये लाल हो गया, लाल बालों वाला सांड। ये R1 R2 क्या है? तो भैया ये यहाँ पर चितकबरी गाय है ना, चितकबरी, ठीक है। लाल कितना है? एक। चितकबरी गाय कितनी है? दो, ठीक है। फिर R2 और R2 क्या है? तो R2 भैया सफेद बालों वाली गाय है, ठीक है। तो सफेद बालों वाली गाय कितनी? एक। ये है सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, है ना। अब अगर पूछो भैया आप इसका बताइए, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम, है ना, मतलब लिखेंगे कैसे इसको? तो इसकी देखो डिफिनीशन है मेरे पास, है ना। डिफिनीशन क्या है कि जैसे सीधे तो आप ये लिख नहीं दोगे कि F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है ना। इसमें आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F1 पीढ़ी के संकरों में क्या है कि F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के युग्म विकल्पी समान मतलब साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, तो इन युग्म विकल्पी को सह प्रभावी एलील को डोमिनेंस एलील कहते हैं तथा इसकी अनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहते हैं। और F2 पीढ़ी में ये लक्षण 1:2:1 के अनुपात में ये लक्षण देखे जाते हैं, है ना, सह प्रभाविता। और इसी सह प्रभाविता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है मनुष्य का ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो एबीओ मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है, उसी ब्लड ग्रुप में सह प्रभावी भी दिखाता है ना। ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें सह प्रभाविता भी दिखाता है। कैसे दिखाता है समझते हैं। समझने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मैं हट जाऊं तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब मिटाते हैं इसको। तो जैसे उदाहरण हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप का, है ना, एबीओ रुधिर वर्ग का, ठीक है। जो ए है ए ब्लड ग्रुप, जो बी ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप एक शर्करा बनाती है, जैसे आरबीसी में होता है ब्लड ग्रुप, है ना। आरबीसी, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए ब्लड ग्रुप की ये एक ए शर्करा लिपटी रहती है। जो बी ब्लड ग्रुप रहेगा वो भी आरबीसी में बी लिखा रहेगा, ये देखो। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी आरबीसी में कोई शर्करा नहीं रहती है, कोई भी शर्करा नहीं रहती। इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप रहता है वो सबको चढ़ जाता है। ए और बी एक ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम लोग जानते हैं ए बी के नाम से। क्या? ए बी, जानते हो? ए बी की आरबीसी में क्या होता है, ए भी रहता है, ए शर्करा भी, बी शर्करा भी, ए शर्करा भी, बी शर्करा भी, ठीक है। तो यही यहाँ पे दर्शाता है कोडोमिनेंस, है ना, सह प्रभाविता। यानी कि जब ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप आपस में मिलते हैं तो वो ए बी ब्लड ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं। ना ही वो ए करते हैं ना ही बी करते हैं, सीधे वो ए बी ब्लड ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो जैसे रक्त है, ठीक है, रक्त के जो जीन है, ठीक है, इसको आई से इंडिकेट करते हैं। और आई जीन के 3 एलील होते हैं, ठीक है। आई जीन के 3 एलील होते हैं, 3 एलील, है ना, आई ए, आई बी और आई, ठीक है। ये 3 एलील होते हैं, है ना। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप को हम इंडिकेट करेंगे आई ए से या फिर आई ए आई से, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप है तो आई बी से, है ना। इसके ये एलील है। ए बी ब्लड ग्रुप है तो आई ए आई बी, है ना। देखो
जब ए और बी ब्लड ग्रुप, यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए है ना, किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए है और किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, अब इसके युग्म विकल्पी निकालो। क्या होगा इसका? इसका तो होगा IA, इसका IB है ना। अलग अलग करो, IA आया, इधर IA आया, इधर IB आया, इधर IB आया, मिलाओ इनको, क्या आया? IB, फिर इससे इसको मिलाओ, क्या आया? IB, फिर इससे इसको मिलाओ, IB, फिर इससे इसको मिलाओ, IB। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है इन चारों में? बताइए, F1 पीढ़ी में कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है? तो आपने बोला भैया F1 पीढ़ी में जो ब्लड ग्रुप बन रहा है ना, वो AB ब्लड ग्रुप बन रहा है। ठीक है, और यही दर्शाता है सह प्रभाविता को डोमिनेंस को। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए कि जब IA और IB दोनों उपस्थित हों, क्या? जब IA और IB दोनों उपस्थित हों तो दोनों ही अलग अलग शर्करा बनाती हैं, है ना। IA अपनी A शर्करा बनाएगी और IB अपनी B शर्करा बनाएगी। ठीक है, इसी कारण RBC में A और B दोनों प्रकार की शर्करा पाई जाती है। जो AB ब्लड ग्रुप रहता है, AB ब्लड ग्रुप, इसकी RBC में क्या होता है? दोनों प्रकार की शर्करा होती है, A वाली शर्करा भी, B वाली शर्करा भी। ठीक है, और यही घटना को ही सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में जैसे ब्लड ग्रुप AB हमें मिला भी है, और यहाँ पे अगर इसका जीनोटाइप निकाल के हम लोग देखेंगे तो वो थोड़ा सा, है ना, एक लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है ना। तो ये है आपका सह प्रभाविता। इसके पहले आपने पढ़ लिया है अपूर्ण प्रभाविता, और मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। क्या आपको पता है, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्स प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मीन्स इम्प्रूवमेंट। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की, आप इम्प्रूव हो रहे होते हैं। आप पढ़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी आपके अंदर। तो जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाने लगते हैं, बहुत अच्छे शेफ हो जाते हैं। आप पढ़ाने की प्रैक्टिस करते, बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। आप गाना गाने की प्रैक्टिस करते, बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, है ना। इसीलिए आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस करो कोई भी चीज़। आप बोलते हैं मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, चीज़ें मुझे भी भूल जाती हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं, बट प्रैक्टिस से वो चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं, याद हो जाती हैं, है ना। तो याद रखना, प्रैक्टिस मीन्स इम्प्रूवमेंट, और हमेशा जीवन में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमेशा आपको ऊपर बढ़ना है, नीचे तो आना नहीं कि नीचे आना है, हमेशा ऊपर ही तो जाना है। इसलिए प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और बदले की भावना मत रखना, हमेशा बदलाव के बारे में सोचना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।